जय श्री राधे दोस्तों, के की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन 5 राशि के जातकों के अगले 30 दिनों में शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसके अलावा आपको प्राथमिक जानकारी भी दूंगा कि कैसे आपको विवाह में इन चीज़ों का ख्याल रखना अनिवार्य होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके माता पिता परेशान है, तो अब आप एक बार केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपके विवाह में क्यों बाधा आ रही है। जैसा कि आपको पता है कई प्रकार के दोष कुंडली में लगते हैं और उन दोषों के चलते ही विवाह में बाधा आती है। तो इन दोषों के निवारण से जो है विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। ये 5 प्रकार के जो दोष हैं वो काल सर्प दोष है, पित्त दोष है, मंगल दोष है, गुरु चंडाल दोष है और गुरु अंगारक दोष है। इन दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। इसके अलावा बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति, इन परिस्थिति में भी विवाह में बाधा आती है। वहीं अगर द्वादश भाव में भी मंगल बैठा रहता है या फिर गुरु बैठा रहता है तो विवाह में बाधा आती है। अगर मंगल चौथे भाव में है तो फिर विवाह के पश्चात 8 वर्ष तक जातक को जो है कड़ी मेहनत करना पड़ता है रिश्ते को मधुर और सुगम बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर कहे 5 प्रकार के दोष अगर नहीं लगते हैं कुंडली में और ग्रह दशा अनुकूल रहती है, साथ ही शुक्र या गुरु का गोचर होता है तो फिर शादी निश्चित ही हो जाती है। तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अच्छे घर द्वार में होगी, पति आपको प्यार करने वाला होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी आपको मामूली शुल्क पर दी जाती है। आप चाहे तो लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो रही है, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आने वाली। अगर परेशानी आ रही है तो उसका आप अवश्य ही निवारण करा लें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपको जीवन में परेशानी नहीं आती। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे शुक्र विवाह के कारक होते हैं, गुरु विवाह के कारक होते हैं और कैसे उनके राशि परिवर्तन से जातक पर प्रभाव पड़ता है। तो कन्या ग्रह के बारे में जो है यानी कन्या के बारे में मनु ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो अगर आप जब कभी विवाह करते हैं अपने बेटे की या खुद स्वयं आप अपनी शादी कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कन्या में अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही सुखमय रहता है। तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसा ज्योतिष कहते हैं कि अधिक अंग वाली कन्या नहीं होनी चाहिए। वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी, पिंगल यानी कि रोगिणी भी नहीं होनी चाहिए, वर्ण वाली भी नहीं होनी। विवाह में सपिंड विचार, गोत्र, प्रवर विचार आदि का ख्याल रखना चाहिए। एक गोत्र में तो विवाह नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में भी मना है। ज्योतिष भी ना करने की सलाह देते हैं, तो भूल कर भी एक गोत्र में विवाह ना करें। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरु बल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। कन्या एवं वर बल को चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें और 12वें नहीं लेना चाहिए। विवाह में ब्रास मास ग्रहण के लिए आसान शब्दों में कि किस महीने में विवाह करना चाहिए उसके बारे में भी व्यास जी ने बताया है। तो माघ के महीने में शादी कर सकते हैं, फागुन के महीने में शादी कर सकते हैं, वैशाख के महीने में शादी कर सकते हैं, मार्गशीर्ष यानी कि आषाढ़ के महीने में, अगहन के महीने में शादी कर सकते हैं, जेठ के महीने में शादी कर सकते हैं, आषाढ़ के महीने में भी शादी कर सकते हैं। जेठ महीने में जो है अगर घर में बड़ी लड़की है या बड़ा लड़का है तो शादी नहीं करना चाहिए। बात करें नक्षत्र की तो तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, अस्त्र ये नक्षत्र विवाह के लिए शुभ हो। इन नक्षत्रों में विवाह करना फलदायी होता है। यानी कि तीनों उत्तरा जो है पूर्व उत्तरा, उत्तर भाद्रपद, उसके बाद रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा ये सभी नक्षत्र शुभ होते हैं विवाह के। तो इसके बारे में व्यास जी ने बड़ी एक श्लोक लिखी है। सौर मासो विवाह
यज्ञादो सावनस्कृत अब्दिके प्रतकार्ये च चांद्रो मास प्रशस्यते। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी आदि का त्याग करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि का भी त्याग करना चाहिए, यानी कि गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, बुधवार और सोमवार के दिन का चयन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। शास्त्र में मंगलवार के दिन विवाह न करने की सलाह दी जाती है। तो आप इन चीजों का अवश्य ख्याल रखें। धार्मिक रीति जो है आपके स्थानीय रीति रिवाज है उसका पालन करें। विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है, यानी बड़े छोटे के पैर लग जाए तो स्पर्श का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा विवाह में अंतर का कुछ इस प्रकार से है कि अगर बेटे की शादी हुई है तो फिर आप कन्या की शादी 6 महीने तक ना करें। अगर लड़की की शादी हुई तो वर्ष भी अवश्य करें, यानी 1 वर्ष के बाद ही शादी करें। 1 वर्ष में या एक ही साथ विवाह करना सही नहीं होता है। आइए मैं आपको तिथि बता देता हूँ। तो नवंबर का महीना जो है कार्तिक का महीना कहलाता है। कार्तिक के महीने में जो है कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, यानी दिवाली, धनतेरस, करवा चौथ का व्रत भी जो है कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो कार्तिक के महीने में देवउठान एकादशी मनाई जाती है, तुलसी विवाह से 1 दिन पूर्व। और तुलसी विवाह के दिन भी देवउठान एकादशी मनाया। इस वर्ष तिथि के अनुसार से तुलसी विवाह 1 दिन पश्चात है और 1 दिन पूर्व देवउठनी एकादशी तिथि पर जो है वो भगवान विष्णु जागृत होते हैं, और भगवान विष्णु जब जागृत होते हैं तो फिर चतुर्मास समाप्त हो जाता है। चतुर्मास समाप्त होने पर जो है आप शुभ कार्य कर सकते हैं। तो चतुर्मास इस बार 23 जो है नवंबर को समाप्त हो रहा है और इस दिन ही देवउठनी एकादशी है। तो देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जागृत होंगे और फिर उनकी पूजा उपासना की जाएगी और उस दिन से ही शुभ कार्य किए जाएंगे। 23 नवंबर के दिन जो है विवाह मुहूर्त की पहली तिथि, और जो समय है वो 9:01 से लेकर रात में अगले दिन 6:51 तक है। और इस दौरान विवाह कार्यक्रम किए जा सकते हैं, विवाह संपन्न किए जा सकते हैं। नक्षत्र रेवती है और तिथि द्वादशी है। तो ये 23 नवंबर की तिथि है, यानी कि इस दिन से विवाह कार्यक्रम आप इस दिन का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा नवंबर 24 को भी है, दिन शुक्रवार है, दिन भी शुभ है। मुहूर्त काल जो है सुबह 6:51 से अगले दिन प्रातः काल 9:05 तक है। नक्षत्र रेवती ही है, जबकि तिथि द्वादशी है। इसके बाद जो है 23-24 के बाद सीधे 27 तारीख को विवाह मुहूर्त है। विवाह मुहूर्त जो है सोमवार का दिन है, दिन भी शुभ है। दोपहर 1:35 से अगले दिन 6:54 तक है। नक्षत्र रोहिणी ही है और तिथि पूर्णिमा एवं प्रतिपदा है। नवंबर 28 को भी विवाह मुहूर्त है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन का चयन न करें। अगर तिथि नहीं मिलती है तब फिर आप इसकी स्थिति का चयन कर सकते हैं। प्रातःकाल 6:54 से अगले दिन 6:54 तक विवाह मुहूर्त। नक्षत्र रोहिणी मृगशिरा है, जबकि तिथि प्रतिपदा एवं द्वितीया है। अंतिम जो तिथि है वो नवंबर 29 का है, विवाह मुहूर्त है, बुधवार का दिन है, शुभ दिन है। मुहूर्त 6:54 प्रातःकाल से दोपहर 1:59 तक है। नक्षत्र मृगशिरा है, तिथि द्वितीया है। तो ये 5 दिन जो है विवाह मुहूर्त के हैं, यानी कि नवंबर महीने में जिन जातक के विवाह के योग बन रहे हैं वो जातक इन 5 दिनों में अपनी विवाह तिथि तय कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे। शुक्र वर्तमान समय में सिंह राशि में है और 3 नवंबर को ये सुबह 5:13 पर जो है ये प्रारंभ करेंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे और 30 नवंबर 2023 तक जो है ये कन्या राशि में ही रहेंगे और इसके पश्चात फिर ये तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तुला राशि में गुरु का भी गोचर हो रखा है, यानी गुरु सप्तम भाव में तुला राशि के जातकों को देख रहे हैं। तो इसे तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा शुक्र जो है लड़कों की शादी के कारक होते हैं। शुक्र मजबूत रहने से लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है। शुक्र सुखों का कारक होता है, सभी प्रकार के सुखों की जो प्राप्ति होती है वो शुक्र ही प्रदान करते हैं। तो शुक्र का कुंडली में मजबूत रहना अनिवार्य होता है और जब शुक्र किसी राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि के जातक को शुभ फल देते हैं। हालांकि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और राशि स्वामी जो है वो वृषभ राशि के और तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी है। लेकिन चूंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो शुक्र का गोचर जो है 3 नवंबर को होगा कन्या राशि में और फिर 30 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। कुल मिलाकर 27 दिनों तक कन्या राशि में और इसके पश्चात तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो 27 दिनों तक यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। इसके अलावा भी अन्य राशि के बारे में बताऊंगा। शुक्र के अलावा जो है गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक होते हैं। वर्तमान समय में गुरु जो है मेष राशि में विराजमान है। 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे और इस दौरान मेष राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्राप्त होगा। वर्तमान समय में राहु भी लग्न भाव में मेष राशि के जातकों की कुंडली में है, तो गुरु चंडाल दोष बन रहा है। जब 30 अक्टूबर को जो है राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है मेष राशि के जातक गुरु चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे और उनके लिए फिर भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। तो मेष राशि के जातक
वर्तमान समय में गुरु का गोचर हो रखा है। गुरु जो है कर्क राशि में हो चुके होते हैं, इसके लिए कर्क राशि के लिए भी शुभ योग बनता है। तो प्रथम राशि जो है वो कन्या राशि मेष राशि है। मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है, क्योंकि नवंबर के महीने में गुरु चंडाल दोष से मुक्त होने के चलते मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, 22 वर्ष से अधिक उम्र है, 27 वर्ष से कम उम्र है और कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष नहीं लगे हैं, तो आपके विवाह के प्रबल योग हैं। आपने करना क्या है, क्योंकि आपके आराध्य जो है भगवान हनुमान जी हैं और राशि स्वामी मंगल हैं, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगली राशि कर्क राशि है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और आपकी आयु जो है वो 25 वर्ष से अधिक है, तो फिर आपके विवाह के योग हैं। हालांकि कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। तो कर्क राशि के जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, उनके लिए विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो फिर आपके लिए शुभ योग है। इसके अलावा कन्या राशि के जातक में ही शुक्र का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा ही। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं नवंबर के महीने में। अगर आपका नाम अक्षर पी से है और आपकी 27 वर्ष से अधिक है, कन्या राशि के जातक हैं, तो आपके लिए शुभ योग है कि आने वाले समय में आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। क्योंकि राहु का भी गोचर, केतु का गोचर जो है आप में हो जाएगा और राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। केतु जो है तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसे कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो आपका नाम जो अक्षर होता है पी से होता है। बात करें शादी की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते। इसके अलावा तुला राशि, तो तुला राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में ही गुरु की दृष्टि है या उसमें उपस्थिति है, तो इस वजह से तुला राशि के जातकों को भी फायदा प्राप्त होने वाला है अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग है। अंतिम जो राशि है मीन राशि, चूंकि शुक्र मीन राशि में हो चुके होते हैं और राहु का गोचर जो है मीन राशि में होने जा रहा है 18 महीने तक, यानी कि 2025 तक 30 अक्टूबर के पश्चात, तो फिर आपके 18 महीने में परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं अगर आप मीन राशि के जातक हैं। तो आपका नाम अक्षर जो है डी से होता है। बात करें विवाह की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, बी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं अगर आप राशि जो है वो मीन है। तो कुल मिलाकर कहे 5 राशि के जातकों के लिए जो नवंबर के महीने में शुक्र के गोचर से जो है फायदा प्राप्त होने वाला है और 5 राशियों के लिए शुभ योग बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और आगे बढ़े। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।